ना कि ये फैट खाने से, लेकिन ये मोटापा क्यों होता है, हाँ? इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है, हाँ? सबसे पहले मैं अपना खुद की जानकारी देती हूँ, परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर सरिता पाटिल हूँ, अंबरनाथ में रहती हूँ। हमारा 24/7 पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है। मैं नेचुरोपैथ भी हूँ और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स और आर्ट ऑफ लिविंग के सुदर्शन क्रिया जिसमें सिखाते हैं, उस मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप या हैप्पीनेस प्रोग्राम, और बच्चों की जो उत्कर्ष योगा है उसकी मैं टीचर हूँ। पर मेरा पैशन है कि लोगों को हेल्दी कैसे रखे, मैं खुद भी हेल्दी कैसे रहूं, और बिना दवाइयों से हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी की भी पढ़ाई मैंने खुद के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मैं खुद भी एक्चुअली बोलते हैं ना, मराठी में कहावत है, शोध जरूरत ये जो है उसकी जननी है, शोध की जननी है। मतलब अगर हमें जरूरत पड़ती है तो ही हम कुछ खोजने निकलते हैं। वैसे ही हुआ, मैं खुद बीमार थी, बहुत बीमार, बचपन से बीमार रहती थी, इसलिए मेरी हमेशा खोज रहती थी कि सच में हमारी हेल्थ हम कैसे पा सकते हैं। तो शुरू में तो मुझे लगा एलोपैथी, बचपन में तो क्या एलोपैथी दवाई लेके ठीक हो जाते थे, तो मुझे ऐसे लगता था एलोपैथी की दवाइयां मतलब लास्ट है, सब कुछ है। फिर बाद में मुझे साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हुआ जो ठीक ही नहीं हो रहा था एलोपैथी से। तब मुझे ऐसे लगा कि अरे, मेरा एक विश्वास टूट गया कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर जाके मैंने नेचुरोपैथी का ये किया, पढ़ाई किया, फिर होम्योपैथी, फिर आयुर्वेदा, एक करके फिर एज ए होलिस्टिक, अभी फाइनली होलिस्टिक कुकिंग कोर्स की मैं टीचर हूँ। और इतने, अभी मेरा एज 57 है, इतने सालों में मैं लगातार खुद के ऊपर अलग अलग प्रयोग करते गई, और जिसके टू द बेसिक रूट लेवल तक, मतलब एकदम एंड तक। जैसे मैंने रॉ डाइट के बारे में प्रयोग किया, 2 साल तक मैं, मेरे मिस्टर और मेरी बेटी रॉ डाइट पे थे। मतलब जो भी प्रयोग करना है तो 100% करना, और उसका अनुभव क्या है वो फिर खुद अनुभव करेंगे तो हम दूसरों को कुछ बता सकते हैं। तो फाइनल ये हुआ कि फाइनल मेरी गाड़ी आयुर्वेदा पे आके रुक गई। अपना भारतीय ज्ञान जो है, हजारों साल पुराना भारतीय ज्ञान जो है ना, जो श्री रविशंकर जी ने, तो मैं आयुर्वेदिक तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन श्री रविशंकर जी की कृपा है कि उन्होंने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स, पहले उसका नाम आयुर्वेदिक कुकिंग कोर्स था, अभी उसमें और बहुत सुधार और नए नई चीजें लाए हैं, तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स इसका नाम हो गया है। तो ये कोर्स जो है मेरे जीवन में आया, जिससे एक समग्रता आ गई, इसलिए कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ, जो भी खाना खाता है उनके लिए ये कोर्स करना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। इतने साल के मेरे प्रयोगों के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंच गई हूँ। और अच्छा, ठीक है। और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो फैट्स है ना, फैट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक बहुत नेचर का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि नेचर हमें जो भी चीजें देता है वो एक होल फॉर्म में देता है। वो फॉर्म ऐसे रहता है कि एक चीज के डाइजेशन के लिए जो जरूरी चीजें है वो उसके साथ साथ ही पैक करके नेचर हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक सपोज ऑरेंज है, तो ऑरेंज में विटामिन सी है, सभी को पता है। तो उस विटामिन सी का असिमिलेशन, एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन सब योग्य तरीके से हो कि हमें उसका पूरा पूरा फायदा मिलने के लिए विटामिन पी की जरूरत होती है। और विटामिन पी कहाँ से मिलेगा आपको? वो ऑरेंज के ही जो व्हाइट व्हाइट फाइबर्स और उसका जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कवरिंग रहता है, उसके साथ ही जो रहता है उसमें विटामिन पी रहता है। इसलिए जब भी आपको ऑरेंज खाना है, उसकी पोड़ जो अलग अलग ये रहती
वो निकाल के हमने चबा चबा के पूरे खा जाना चाहिए, ना कि उसका जूस निकाल के उसको पैक करके उसको पका के ऐसे नहीं खाना चाहिए। जितना फ्रैक्शनेशन करोगे उसका उतना उस चीज का, फूड का वैल्यू धीरे 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 कम होते जाएगा। और जितना आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना बेसिक प्रिंसिपल। तो अब हम देखते हैं नेचर में हमें फैट कहाँ कहाँ से मिलता है। जो भी तैलीय पदार्थ वाले जो सीड्स है या नट्स है, इनसे हमें फैट मिलता है। कौन सी चीजें हैं वो? नट्स में आता है नारियल है, कोकोनट है, फिर बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ग्राउंडनट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग ग्राउंडनट, बादाम ऐसे महंगे महंगे ला के खाते हैं, लेकिन ग्राउंडनट को हम क्या करते हैं, उसको कंडेम कर देते हैं। क्यों ऐसा? ग्राउंडनट से क्या नुकसान होता है? पित्त बढ़ता है इसलिए। लेकिन पित्त क्यों बढ़ता है ग्राउंडनट से? क्योंकि उसको हम भून के, पीस के, फ्राई करके इस तरीके से खाते हैं, इसलिए पित्त बढ़ता है। तो उसको हम भिगा के और बाद में चबा चबा के, छिलके के साथ चबा चबा के खाएंगे तो उसका हमें पूरा पोषण मिलेगा। और हम कम मात्रा में, कितने 10-15 भी खाए तो काफी हो गए। और उसका जो पिंक कवरिंग रहता है, मतलब उसमें जो अच्छे फैट्स है वो भी हमें मिलेंगे, प्रोटीन है वो भी हमें मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट है वो भी हमें अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और उसका जो पिंक कवरिंग रहता है, उसमें ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मतलब हमारी एजिंग उससे स्लो हो जाती है, हमारे हार्ट के लिए वो अच्छा है, पूरे हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। उसमें जो केमिकल है उसका नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं फिर कभी बताऊंगी। तो वो बहुत अच्छा है, इतना समझ लो कि सिंगदाने भिगाओ, उसको चबा चबा में 10-15 भी खाएंगे तो भी बस मस्त हो। तो कोकोनट, ग्राउंडनट, लोग बोलते हैं नट्स वगैरह महंगे ही खाने की जरूरत नहीं है ना। सस्ते वाले भी आप खा सकते हो। तो कोकोनट, ग्राउंडनट भी खाएंगे तो भी मस्त है। ये हो गया। फिर सीड्स कौन से हैं? सीड्स में आते हैं तिल है ना, तिल है, फिर जवस है, फ्लैक्स सीड्स है। जो हम होल चबा चबा के खाएंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके साथ साथ उसके जो विटामिन मिनरल्स है उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जाए। उसका मेन क्या है बताएं? जो क्योंकि ये सब जो सीड्स है वो हम सूखे हुए रहते हैं, है ना, मतलब सूखा हुआ मतलब वो नेचुरल नहीं है। जो ताजा रहेगा वो ज्यादा नेचुरल है। तो जो सूखे हुए रहेंगे ना उनको भिगाना जरूरी है, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल है। यस। तो इस तरीके से हम तिल, फ्लैक्सीड्स भिगाएंगे तो एकदम चिकट चिकट हो जाएंगे। वो तो सपोज एक्सेप्शनल समझ सकते हो आप, उनको थोड़ा हल्का भून के फिर जरा कुरकुरा बना के खाएंगे तो मजा आता है। लेकिन वो क्या रोज ही खाने की जरूरत नहीं। या फिर उसका पाउडर बना के, इवन भूनेंगे भी नहीं, पाउडर बना के आप आटे में मिक्स कर सकते हो, मिलेट्स के आटे में, भाकरी के आटे में, उसमें मिक्स कर सकते हो। तो उसका पूरा हमें फायदा मिल सकता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा? जो भी हमें खाना है वो होलसम खाना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? हम लोग जो तेल मार्केट से लाते हैं, मार्केट में जो पैक्ड ऑयल्स है, वो पहला आप एक काम कर दो कि वो खरीदना बंद कर। वो अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य लगा होगा, शायद आपने सुना भी रहेगा। आजकल बहुत कोरोना की वजह से सब लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि सब अभी आजकल बहुत नॉलेज पाते हैं। तो शायद आपको पता भी रहेगा। तो ये जो सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, ये सब कैसे खरीदना चाहिए? हमने लकड़ी घानी वाला, और कोल्ड प्रेस, बुल ड्रिवन वुडन प्रेस जो है ऑयल, वो खरीद के खाना चाहिए, वो वाला लेना चाहिए। और वो भी
हमने लोकल जो भी है उधर से खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो पैक्ड रहता है ना, वो प्लास्टिक में पैक करके रखते हैं वो। तो प्लास्टिक में जो उसके जो नैनो पार्टिकल्स ऑयल में जल्दी घुल जाते हैं, तो प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल जो उसमें घुल जाते हैं, उससे हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानि पहुंच जाती है। उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें ना कुछ हार्मोन के सिमिलर कुछ घटक रहते हैं जो उसमें आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। पीसीओडी के टाइम पे मैंने सब बताया था कि हार्मोन्स क्या है। हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस, उसके सुपरवाइजर्स है हार्मोन्स, जो हमारे शरीर के अंदर जो डकलेट्स ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिनियल है, फिर अलग अलग सब पैंक्रियाज है, अलग अलग ग्लैंड्स है, वो सिक्रीट करते हैं। और वो कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में सिक्रीट करते हैं। और सभी अलग अलग एंजाइम्स, सॉरी, हार्मोन्स का अपना एक कार्य होता है। और सभी जो हार्मोन्स है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम करते हैं। तो जब हम वो हमारे शरीर में वो जो प्लास्टिक के जो नैनो पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं, उसमें जो हार्मोन सिमिलर जो केमिकल हमारे शरीर में जाता है, उसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर थायराइड जैसी बीमारियां, पीसीओडी जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जो है हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है, वो हमें शरीर में हो जाती है। और फिर उसका कारण कुछ समझता नहीं है, मतलब वो कारण को हम दूर करते नहीं है, और उसके सिम्टम्स के ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। और सिम्टम के ट्रीटमेंट लेने के लिए जो दवाइयां लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स और होने लगते हैं, है ना। तो उससे संभले हम लोग। हाँ, तो वो प्लास्टिक अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, लोकल इसमें अगर कुछ घानी है, हाँ, वहां पे मतलब आप प्रमोट कर सकते हो, या आजकल निकली है बहुत सारी जगह पे, तो वहीं से ताजे ताजा निकाला हुआ जो ऑयल है, डायरेक्टली हम स्टील, स्टेनलेस स्टील या कांच के बर्तन में ही लेके हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक प्लास्टिक का दुष्परिणाम जो है, उसके जो प्लास्टिक के जो नैनो पार्टिकल्स है, वो हमारे शरीर के अंदर मतलब इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो तो वाटर सोल्यूबल नहीं है। आपको पता है प्लास्टिक वाटर सोल्यूबल नहीं है। अंदर जाने के बाद वो जाएंगे कहाँ? हाँ, तो हमारा जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है, ऐसे इंटेस्टाइन है सपोज, तो अंदर का जो लाइनिंग है उसमें ऐसे चिपक जाते हैं। तो उसकी जो पोर्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको एब्सॉर्ब करते हैं, वहां पर वो ब्लॉक कर देते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, ड्रेनेज प्लास्टिक की वजह से ब्लॉक हो जाता है, फिर बाढ़ आ जाती है ना, वैसे अंदर भी वो ब्लॉक करने की वजह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो एब्सॉर्ब नहीं हो पाते प्रॉपरली। इसलिए फिर बालों की समस्याएं, नाखूनों की समस्याएं, ये सब जो है इनके लिए सेलेनियम, जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है ना बालों की हेल्थ के लिए। फिर वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से सफेद बाल होना, बाल झड़ना, ये सब बीमारियां होने लगती। बहुत सारी, ये सिर्फ बालों की नहीं, बाकी भी पूरे अपने मेन ऑर्गन्स की भी बीमारियां होने लगती है। हाँ, कैन वी पैक ऑयल इन टिन बॉक्स? टिन टिन ठीक है, लेकिन स्टेनलेस स्टील सबसे बेस्ट। मैं तो खुद ऐसे करती हूँ कि मैं अपना स्टेनलेस स्टील का ही केटल रखा है, वो केटल में ही लेके आती हूँ, या फिर ग्लास बॉटल्स में भी आजकल पैक करके देते हैं। अगर आप चाहते हो ग्लास बॉटल में पैक किया हुआ प्रॉपर जेन्युइन कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का बुल ड्रिवन ऑयल अगर आपको चाहिए, तो मैं आपका सोर्स आपको दे सकती हूँ। आप आपका नाम और फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और आपको इस संबंध में कोई भी पूछना है, या फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में कुछ भी आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 8302
80446666। हाँ सोनिया दीदी मेरा नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ आपका नाम और नंबर डाल दीजिए। वेरी गुड। तो मैं आपको वो उसके सोर्स कहाँ से आप मंगा सकते हो उनका नंबर मैं दे दूंगी आपको, ठीक है। और हाँ क्या बात करते हैं, यस, तो प्लास्टिक से बच के रहना है। घर में भी प्लास्टिक हम कोई भी लिक्विड चीजों के लिए स्टोर करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। जैसे घी के लिए भी नहीं यूज करना है, पानी के लिए भी प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज करने हैं। टिफिन जो है प्लास्टिक के लॉक के डब्बे में यूज करते थे तो वो भी नहीं करना है। स्टेनलेस स्टील के डब्बे, स्टेनलेस स्टील के बॉटल्स, हाँ ऐसे यही यूज करना चाहिए हमें। सूखे के लिए एक बार ठीक है प्लास्टिक के इसमें यूज करना, वो भी नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी ठीक है सूखे के लिए यूज करेंगे तुम, तो ये प्लास्टिक से बच के रहना, ठीक है। अभी कोल्ड प्रेस ऑयल नहीं यूज करते, अभी मार्केट वाले ऑयल्स हानिकारक क्यों है वो बताती हूँ मैं। उसमें रिफाइंड करते हैं। पहले सबसे पहले तो बात है कि वो हमें कितना सस्ता मिलता है। देखो एक सिंगदाना सपोज 100 रुपए किलो है, तो 3 किलो सिंगदाने का 1 किलो तेल बनता है। तो 300 रुपए किलो तो से ज्यादा उसका कॉस्ट होना चाहिए। और मार्केट में कितना कॉस्ट रहता है, 160, 180, 200 तक रहता है कॉस्ट, है ना। सिंगदाने का तेल का जो कॉस्ट है वो प्लास्टिक के पैक में आता है वो। तो वो सस्ता क्यों होता है, क्योंकि उसमें मिलावट होती है। मिलावट किस चीज से होती है, नंबर 1 उसमें पाम ऑयल मिक्स करते हैं जो जहरीला होता है। मतलब एक्चुअली वो अलाउ किया है लेकिन वो जहरीला रहता है। हमने भी समझदारी रखनी है, भले वो अलाउ किया है, जिसने भी अलाउ किया है वो जाने दो, लेकिन हमें जो ज्ञान मिला है तो हम उसको अवॉइड करें, ताकि इसलिए तो कॉस्ट कम हो जाती है ना। एक तो पाम ऑयल को के साथ एडल्ट्रेशन करते हैं या फिर मिनरल ऑयल के साथ एडल्ट्रेशन करते हैं। हाँ मिनरल ऑयल को मतलब क्या है, जो रिफाइनरी इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है, हाँ, वो खनिज तेल जो है क्रूड ऑयल जो निकालते हैं और उसको ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए यूज करने के लिए कुछ एक केमिकल स्ट्रक्चर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो ही हम फ्यूल के लिए एज अ पेट्रोल या डीजल यूज कर सकते हैं। इसके लिए उसको अलग किया जाता है। फिर जो बचा हुआ है उसको मिनरल ऑयल बोलते हैं, जिसको ईंधन के लिए के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते। ये जो बचा हुआ मिनरल ऑयल है, हाँ, उसको तो हम थोड़ी वेस्ट करेंगे, है ना, बिजनेस वाले। हाँ तो वो जो मिनरल ऑयल है उसकी मिलावट हमारे खाने के तेल में की जाती है। हाँ? ये सब ट्रुथ है। हाँ? मतलब मैंने भी उसको जांचा है, मैंने भी जाना है। और कैसे फिर वो जो मिनरल ऑयल जो है उसमें फिर कलर फ्लेवर जो हमें चाहिए, जैसे ना ऑलिव ऑयल है सपोज, तो मिनरल ऑयल के इसमें फिर ऑलिव ऑयल का फ्लेवर कलर जो भी रहता है वो उसकी जैसे लगने वाला केमिकली इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, वो मतलब करते ही है। तो उसी ऑयल में मैंने मेरे रिलेटिव हैं उनको मैंने ये बात बोली, मैंने बोला ये कहाँ तक सच है, ऐसे मैंने सुना है। तभी उन्होंने बोला हाँ हाँ एक ऑयल डेपो वाला मेरा फ्रेंड है, तो उसने मुझे बोला था एक बार कि चलो, और उसके पास बहुत सारे टिन्स थे ऑयल्स के, उसको बोलो, उसने पूछा मुझे कौन सा ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए, चलो उसमें से एक टिन निकाला, उसमें केमिकल ऐड किया, चलो ये कोकोनट कौन सा चाहिए ये डालो। मतलब इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं हम किसको, विस्कोसिटी को, कलर को, फ्लेवर को, टेस्ट को,
केमिकली इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्रूटी लेते हैं या मैंगो का कोई ड्रिंक लेते हैं, उसमें मैंगो थोड़ी रहता है, उसमें फ्रूट नहीं रहते हैं, बिल्कुल सब केमिकल रहते हैं। केमिकल फ्लेवर, उसकी कंसिस्टेंसी भी वैसी हो जाती है, सब केमिकल से ही बना हुआ रहता है, उसमें फ्रूट बिल्कुल रहता नहीं। या टोमेटो केचप रहते हैं मार्केट में जो मिलते हैं, उसमें टोमेटोस थोड़ी रहते हैं। ये बहुत अलग बात हो गई, मतलब इसी के साथ आने वाली बात है। तो तो ये जो मिनरल ऑयल है, हाँ, उसका एडल्ट्रेशन होता है। और तीसरा जो है वो है मीट इंडस्ट्री का वेस्ट जो है। मीट इंडस्ट्री में क्या है, जो मसल है या प्रोटीन्स है उसको एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, हाँ? फिर उसमें फैट बचता है, तो फैट को वेस्ट थोड़ी करेंगे, उसका भी पैसा बनाना है। तो वो जो फैट है उसको फूड इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। हाँ, अभी किसने ऑलिव ऑयल का बताया, सेम ऐसे ही। इतनी ज्यादा मात्रा में ऑलिव ऑयल मार्केट में पूरी दुनिया में मिलता है, उतने पेड़ भी नहीं है ऑलिव ऑयल के, मतलब उतना ऑयल जनरेट करने के लिए। जैसे दूध के बारे में बोला जाता है ना कि इतना लीटर दूध बिकता है, लेकिन उतना दूध जनरेट करने के लिए उतने कैटल्स है ही नहीं। तो आर्टिफिशियली वो केमिकली जनरेट किए जाते हैं ये सब चीजें। तो ऑलिव ऑयल के बारे में भी सेम है, ठीक है। और हाँ, मीट इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, लार्ड बोलो या उसका जो फैट है, एनिमल फैट है, हाँ, उसको भी फिर फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इस हमारे ऑयल में भी उसका एडल्ट्रेशन होता है। इसलिए वो मार्केट वाले जो पैक्ड जो ऑयल है वो खरीदना बंद कर दीजिए, ठीक है। और जो है अभी ठीक है, और वो जो भी तैयार करते हैं ऑयल, भले पूरा एडल्ट्रेशन नहीं रहेगा, सपोज 20% या 30% एडल्ट्रेशन रहेगा, अच्छे कंपनी का लेंगे तो, लेकिन फिर भी वो जो ऑयल तैयार होता है, वो किस तरीके से प्रोसेस से होता है। एक तो वो क्या करते हैं, पूरा उसका ऑयल निचोड़ने के बाद उसको माइक्रो फिल्ट्रेशन से डालते हैं, मतलब उसके पोषक तत्व जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसका स्मेल है वो खत्म कर देते, बार बार उसको पका के उसका स्मेल खत्म कर देते। और ऑयल को कभी भी 2 बार से ज्यादा पकाएंगे तो विषैला, एक मैं तो बोलती एक बार गरम किया उसके बाद में दोबारा पकाना ही नहीं चाहिए, उसको फ्यूम्स आने तक गरम किया तो वो विषैला बन जाता है। तो इसको बार बार पका के बाद उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या चाहते वो कि सब जो भी 2-4 बोतल है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो वो ओडरलेस कलरलेस पानी जैसे तेल मिलते हैं मार्केट में, है कि नहीं। फिर डीओडराइजिंग एजेंट डालते हैं उसमें, वो भी एक केमिकल ऐड करते हैं। फिर डीकलराइजिंग एजेंट डालते हैं, तो उनका कलर भी वो निकाल देते, तो पानी जैसे हो जाते सब तेल एक जैसे दिखते हैं, है ना। इस तरीके से। और दूसरी एक बात है कि सपोज ऑयल निकालने के बाद जो बचता है, उसकी खली जो बचती है, हाँ, उसमें भी तेल रहता है ना थोड़ा, तो उसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, केमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाँ? उसके लिए हेक्सेन नाम का पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये भी देखो, ये भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। वो सॉल्वेंट है, इसलिए फैट के लिए, मतलब वो उसमें डालेंगे तो वो जो खली में जो भी फैट है वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, और फिर उसको प्रेस निचोड़ेंगे तो वो पूरा का पूरा आ जाएगा। लेकिन हेक्सेन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक, हम मर जाएंगे। फिर बाद में वो हेक्सेन को निकालने के लिए और केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इतने सब केमिकल रिएक्शन हो के फाइनली वो पानी जैसा तेल जो हमें मिलता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। उसी की वजह से फिर हार्ट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो, और जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं
कि हार्ट के लिए ये अच्छा वो अच्छा, वो बिल्कुल सच नहीं होता है, वो ध्यान में रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो मार्केट वाले तेल बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए, और जो कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल है कच्ची घानी वाला, वो भी फ्रेश, प्लास्टिक में वाला नहीं, ऐसे यूज करने चाहिए। जितनी हो सके उतना हमने वो रॉ फॉर्म में सीड्स को ही चबा चबा के खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब हमें हमारे हेल्थ के लिए फैट्स एंड ऑयल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में सब सेल्स जो है, एंडोक्राइन सेल्स है, ब्रेन के सेल्स है, ये सब जो सेल्स है वो फैट्स से बने हुए हैं। हाँ, बहुत सारे, मतलब फैट उनमें एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है। और शरीर का, पूरे शरीर में से 25%, पूरे शरीर का अगर फैट देखा जाए तो उसमें से 25% तो हमारे ब्रेन में होता है। इसलिए ब्रेन के लिए फैट्स बहुत जरूरी हो जाता है। और हमारे ब्रेन सेल्स जो है, हाँ, वो जो है 80% फैट से ही बने हुए हैं। 80%, है मतलब ऐसे समझो पूरा, अगर ब्रेन हाथ में पकड़ो पूरा जैसे फैट के गोला है, ऐसे समझो आप, जो फैट से ही बना हुआ है ब्रेन, तो हमारे शरीर के लिए फैट की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर पतला होना है, फिर हार्ट के डर से अगर हम फैट खाना छोड़ देते हैं, सब ये जो बीज खाने छोड़ देते हैं, तेल खाना छोड़ देते हैं, ये देसी गाय का घी खाना छोड़ देते हैं, तो और फिर वात के रोग हमें होने लगते हैं। तो अभी ये वात वात और मैंने पित्त ये सब बातें बोली, हाँ, ये सब जो नॉलेज है अपने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पूरे अच्छी तरीके से और डिटेल में बताई गई। ठीक है, अभी आज मैंने कमिट किया है कि आपको हेल्दी पूरन पोली का भी रेसिपी बताऊंगी। अभी टाइम क्या हुआ है, 8 बज गए हैं। ठीक है, अरे 7:15 से 8:15, अभी 15 ही मिनट बाकी है। ओके, अच्छा, मुझे लगता है कल का और एक दिन हमें करना पड़ेगा, है ना। अभी ये बात निकली है बात की, देखो, घी जो है या तेल जो है वात और पित्त को कम करते हैं, और स्पेशली देसी गाय का घी जो है ना, वो तो कफ को भी बैलेंस करता है। तो उसके फायदे हम लोग पार्ट 2 में और डिटेल में देखेंगे। हाँ, देसी गाय के घी के क्या क्या फायदे हैं वो देखेंगे। लेकिन अभी ये बात निकली है तो मैं बताना चाहती हूँ कि होलिस्टिक कुकिंग कोर्स अगर आपने नहीं किया है, हाँ, तो लिंक डाल दी है सोनिया दीदी, तो चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। कल से है ये कोर्स, तो आप जरूर उसको उसमें रजिस्टर कर दीजिए, ताकि आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज अच्छी तरह। यस, तो इसमें कफ पित्त वात ये जो है ना, ये हमारे आयुर्वेदा का बहुत पुराना नॉलेज है। और हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, वैसे पूरी सृष्टि भी पंच महाभूतों से ही बने। आप यानी पानी, तेज यानी अग्नि, वायु यानी हवा, आप तेज वायु, पृथ्वी यानी मिट्टी, आपने जब पृथ्वी, और आकाश यानी आकाश, है ना। इन 5 चीजों से पूरी सृष्टि बनी है, इन 5 चीजों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। और यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसे सृष्टि में इन पंच महाभूतों में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, जब उनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो ये सृष्टि पे कुछ न कुछ संकट आ जाते हैं। जैसे पानी का, जल तत्व का इम्बैलेंस हो गया, तो बाढ़ आ जाती है। अग्नि तत्व का इम्बैलेंस हो गया तो ज्वालामुखी फटती है। इस प्रकार से वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी इन 5 तत्वों का इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे जल तत्व का इम्बैलेंस हुआ तो हमको कफजन्य रोग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकृति है। शरीर के अंदर 3
दोष बोल सकते हैं हम। कफ, पित्त और वात, ये पंच महाभूतों से ये 3 दोष बने हुए हैं। और ये जो 3 जो है वो अगर बैलेंस में रहेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, उनमें इम्बैलेंस आ जाएगा तो हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है। जैसे पित्त का इम्बैलेंस हुआ तो फिर गर्मी वाले सब रोग हमें हो जाते हैं। और वो कौन से रोग है और हमें कैसे पता चले कि हमारा पित्त इम्बैलेंस हो गया है, हमारी प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, वो कब बिगड़ते हैं। हाँ, जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वो कम ज्यादा होते हैं। कौन से सीजन में क्या ज्यादा होता है, क्या कम होता है, कौन सा खाना खाने से कफ, पित्त, वात कौन सा बढ़ता है, कौन सा कम होता है, ये सब आपको इस कोर्स में पता चलेगा। सिर्फ पता नहीं चलेगा, उसको बैलेंस करने के लिए कितने इजी इजी तरीके हैं। हाँ, क्या खाने से वो पित्त बैलेंस हो जाएगा, क्या खाने से, मतलब अभी मैं बताऊं आपको, सपोज किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम है, वो हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कोर्स करना जरूरी है। अगर आपको बहुत पुरानी शिकायत है, कफ की, सर्दी की, साइनसाइटिस, सिर में दर्द रहता है, लूज मोशन है, पेट खराब रहता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, उसके लिए भी कोर्स करना जरूरी है। ये सब प्रॉब्लम्स के ये क्यों होते हैं, उसके रीजन क्या है और उसको ठीक कैसे करना है, ये भी जानकारी आपको इस कोर्स में पता चल जाएगी। फिर मोटापा है, कुछ भी बॉयल्स, पिंपल्स आते हैं, या फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या फिर मेनोपॉजल कुछ प्रॉब्लम्स है, ये अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस का प्रॉब्लम है, या कुछ भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं आपको, बदन में दर्द रहता है, इधर उधर जोड़ों में दर्द रहता है, फिर क्या बोलते हैं, कंपवात है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या हीमोग्लोबिन कमी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी के प्रॉब्लम है, आपको जो भी हेल्थ का इश्यू है, इंसोम्निया है, स्लीपलेसनेस, जल्दी क्रोध आता है, जल्दी नैराश्य आ जाता है, अलग अलग विकार आपको पकड़ लेते हैं, इन सभी ये क्यों होते हैं, हा? ये जानना चाहिए। हा? वो जान के हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, हम आहार में बदलाव लाके हम उनको ठीक भी कर सकते हैं, सिर्फ खुद के नहीं, दूसरों के भी। और दूसरे हमारे साथ में रहने वाले व्यक्ति, उनके बिहेवियर से हमें तकलीफ होती है, हमें दुख होता है, उससे भी हम बच सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है वो क्यों ऐसे हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। कोई इलॉयल बिहेव करता है, कोई हमें ऊपर क्रोध करता है, कोई हमारे ऊपर हमेशा हमको गिल्ट फील कराता है, तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, इनका रीजन क्या है, इनका रीजन भी कफ, पित्त, वात का इम्बैलेंस है। तो ये सब पता चलता है तो हमें इतना आश्चर्य होता है कि अरे अभी, मतलब जैसे ऐसे लगता है कि उजाला आ गया, तो अभी सब क्लियर दिखने लगेगा कि इसका रीजन क्या है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, आहार में बदलाव लाके। दूसरी बात क्या है कि हम कितने अच्छे अच्छे महंगे महंगी चीजें लाते हैं, लेकिन वो गलत कॉम्बिनेशन में खाने की वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम होने लगते हैं, उसका फायदा पूरी तरीके से नहीं मिलता है, तो वो विरुद्ध आहार बोलते हैं उसको। तो वो विरुद्ध आहार कौन सा है ना, उसका लिस्ट आपको पूरा मिल जाता है, इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो भी ठीक हो सकती है ना। फिर ऐसा बेसिक प्रिंसिपल ऐसा है कि हमारे शरीर में जब भी एसिडिटी बढ़ती है, मतलब खून हमारा अल्कलाइन है, और जब भी हम जो भी खाते हैं, बहुत सारा एसिडिक फूड खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो अनाज बिनाज खाते हैं, वो पूरा एसिडिक रहता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती, जैसे एसिडिटी बढ़ती है तो हमारे शरीर में अलग अलग रोग हो जाते हैं। तो मेन जो उसका रीजन है वो एसिडिटी, उसको हम लोग कैसे न्यूट्रलाइज करें अल्कलाइन वाटर से, तो वो भी क्या क्या है वो आपको पता चलेगा, कैसे बनाना है अल्कलाइन वाटर, वो कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, वो भी हम यूट्यूब में देखते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से और गलत समय पे खाने पीने की वजह से और एसिडिटी बढ़ सकती है।
तो प्रॉपर तरीका क्या है और प्रॉपरली कब कैसे लेना है वो भी आपको इस कोर्स में पता चलेगा। और सत्व रजस तमस क्या है, हाँ, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति देने वाला, हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देने वाला, हमारा जीवन सुंदर बनाने वाला, सुखी समाधानी और हेल्दी जीवन बनाने वाला आहार कौन सा है, इसको सात्विक आहार बोलते हैं। और जो हम खा रहे हैं आजकल वो राजसिक और तामसिक आहार खा रहे हैं, हाँ? क्योंकि पकाने का तरीका भी हमारा गलत है। तो सात्विकता बनाए रख के हम कैसे अन्न पका सकते हैं और कैसे खा सकते हैं ये भी आपको इस कोर्स में पता चलेगा, हाँ? तो पकाने की सही विधि जो है, सही बर्तन कौन से है, वो सब आपको, और अलग अलग रेसिपीज की वीडियोस आपको देखने मिलेगा, रेसिपीज मिलेगी जो हेल्दी है, टेस्टी भी है और हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों को समाधान देती है, मतलब आंखों के लिए भी अट्रैक्टिव, जीभ के लिए भी टेस्टी, क्रिस्पी भी अच्छे, मतलब ऐसे बॉयल कैसे तभी गिले ऐसे खाया ऐसे नहीं है, मस्त एकदम सुंदर सुंदर रेसिपीज आपको इसमें मिलेगी। और हमारे साथ और जुड़े रहेंगे तो और तो कुछ पूछो ही मत, क्या क्या मजा आएगा। और एक दूसरी आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, उसके बाद में मैं रेसिपी बताऊंगी पूरन पोली की। दूसरी एक बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारा शरीर जो है उसके हर पेशी तक अगर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचता है, हाँ, तो हर पेशी हमारी विष मुक्त हो सकती है और एनर्जेटिक हो सकती है। मतलब दोनों काम के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विष मुक्त है, विष कहाँ से आता है? वो विष हम डे टू डे जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो खाते पीते हैं, उससे भी विष बनता है ना, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे हम मल का त्याग करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं ना, क्योंकि वो विषैला है हमारे शरीर के लिए, इसलिए उसको त्याग कर देते हैं। वैसे हर सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उससे विषैले पदार्थ बाय प्रोडक्ट करके तैयार होते रहते हैं हमेशा। उनको तो निकालना चाहिए, तो उनको कैसे निकालते हैं? वो ऑक्सीजन के साथ उसको जलाया जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की जाती है। फिर वो जला के वो जो विषैले पदार्थ है जो है वो हार्मलेस हो जाता है, वो जो हार्मफुल जो चीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पेशी में तैयार होके फिर वो हम उच्छ्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये हो गए विषैले पदार्थों से मुक्ति पाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरी बात, एनर्जी। हर सेल में देखो, हर सेल से हम लोग बने हैं, तो एक एक सेल हेल्दी रहेगा तो हमारा पूरा ऑर्गन हेल्दी रहेगा, ऑर्गन हेल्दी रहेगा तो हम पूरे हेल्दी रहेंगे। तो हर सेल हेल्दी, एनर्जी रहेगी तो हेल्दी रहते ऑब्वियसली, है ना। हमारे अंदर से एनर्जी निकल गई तो हम लोग एकदम बीमार हो जाते हैं, वैसे ही सेल का भी है, उसमें एनर्जी नहीं रहेंगी तो वो बीमार हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती जलती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बुझ जाएगी, वैसे ही। तो हमारे शरीर के अंदर हर सेल में ग्लूकोज नाम का फ्यूल रहता है, है, हाँ? उसको जलाने के लिए उसका ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी तैयार होती है। इस तरीके से वो एनर्जेटिक बन जाता है। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो वापस सोनिया दीदी, सोनिया जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है। हाँ, तो इसके लिए एनर्जी के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या हुआ फाइनल, कि हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हेल्दी जीवन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलने की जरूरत है। और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमें रेस्पिरेशन से मिलता है, श्वासोश्वास से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो जो रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से होगा, पूरी श्वास, पूरा श्वास हम अगर ले पाते हैं
तो ये प्रक्रियाएं अच्छी तरीके से होगी। तो पूरी पूरी प्रक्रिया ये कैसे कर सकते हैं? वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार है? वो है लंग्स, यानी हमारे फेफड़े। तो हमारे फेफड़े जो है अंगूर के गुच्छे के जैसे, जिनको अल्वियोलाई बोलते, छोटे छोटे बलून 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 के जैसे वो है। हाँ, तो वो जो बलून है उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं वो यहाँ से जाके वो एक एक बलून में भर जाता है, और वो बलून के ऊपर रक्त रक्त की क्या बोलते हैं, कैपिलरीज रहते हैं। हाँ? रक्त की नलिकाएं रहती है, और उसके थ्रू वो जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। मतलब हमने जो सांस ली वो ऑक्सीजन वो खून में जाता है, और खून ने जो कार्बन डाइऑक्साइड लाया है ना सेल से, वो वापस वो बलून के अंदर आ जाता है, और फिर वो बलून से फिर हवा आके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये जो सब बलून्स है, ये जो अल्वियोलाई है, वो पूरी तरीके से फ्री होने चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए, ना कि वो चिपके हुए होने चाहिए। वो हम पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे तो पूरी पूरी मात्रा में हम लोग वो जो है कार्बन ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ये पूरी तरीके से हम कर पाएंगे। और पूरी तरीके से कर पाएंगे तो हमारा शरीर के हर एक सेल एकदम भभकते दिए जैसा रहेगा, एनर्जेटिक और साफ सुथरा, मतलब विष से मुक्त रहेगा। फिर हम एकदम हेल्दी रहेंगे। ठीक है। तो ये जो लंग जो है वो हम पूरी तरीके से कैसे यूज करेंगे? एक्चुअली हम लोग हमारी लंग कैपेसिटी सिर्फ 1/3 यूज कर रहे हैं अब। तो वो 1/3 से पूरा 90% से ऊपर उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने सुदर्शन क्रिया नाम का ब्रीदिंग टेक्निक करना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप गूगल कर सकते हो, इफेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक इफेक्ट्स ऑफ सुदर्शन क्रिया। हाँ? जो भी फायदे है क्या भी है। हाँ? तो उससे क्या होता है, सुदर्शन क्रिया जब हम करते हैं तो हर एक जो हमारा अल्वियोलाई है वो पूरी तरीके से खुल जाता। नहीं तो हम लोग यूज जब भी नहीं करते हैं ना, 1/3 यूज करते हैं, तो जब नहीं यूज किए वो है ना ऐसे पिचके हुए बलून के जैसे ऐसे रहते हैं। हाँ? फिर वो जैसे ऐसे रहते तो वो उसके अंदर फिर कफ जमा हो जाता है और वो चिपक जाते हैं, और जैसे वो चिपक जाते हैं ना उसके अंदर फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने लगता है। जिधर भी चिपका चिपका रहता है, गंदगी रहती है, वहां पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने लगता है। फिर वायरल, फिर कोरोना होता है, ये होता है, वो होता है। अरे भभकते दिए के ऊपर क्यों कुछ इन्फेक्शन होने वाला है? तो उसको एकदम मस्त हम फ्री रखेंगे, और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन उसका बहुत बेहतरीन रखने के लिए हमें सुदर्शन क्रिया सीखनी चाहिए। हाँ? वो सुदर्शन क्रिया सीखने का भी कोर्स कल से शुरू होने वाला है, सवेरे 7 से 9 की बैच है। वो भी मैं सिखाने वाली हूँ। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ताकि आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन अभी रात को ही करना पड़ेगा। इमरजेंसी लेवल तौर पे आपने सुदर्शन क्रिया सीखनी चाहिए। हाँ? क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए हमें सुदर्शन क्रिया के सिवाय दूसरा कौन सा भी मार्ग नहीं है हमारे पास अभी। क्योंकि हमारी आजकल लाइफस्टाइल ही वैसी है, ना कि हम खेत में काम कर रहे हैं, ना ही हम साइकिल पे घूमते हैं, ना ही हम कहीं दौड़ लगाने जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग। हमको सुदर्शन क्रिया के सिवाय दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, अगर हमारी ये जो ब्रीदिंग कैपेसिटी को 90% से ऊपर लेके जाना है तो। तो सोनिया, वो कल के हेल्थ एंड ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप का भी अगर हो सके तो डाल दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको अगर आपने सीखा नहीं है सुदर्शन क्रिया तो मुझे कॉल कर दीजिए, मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाला है। और आप और लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी ये बात बताइए। और उनको भी प्रेरित करिए कि सुदर्शन क्रिया का कोर्स जल्दी से जल्दी कर ले। हाँ, हो सके तो कल से भी कर ले। ठीक है। तो आपके लिए मैंने दो बहुत बढ़िया मौके दिए हैं, एक होलिस्टिक कुकिंग कोर्स और एक सुदर्शन क्रिया का ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप।
ठीक है, अभी हम पूरन पोली की रेसिपी देखते हैं। ठीक है, अभी देखो फैट, जैसे मैंने बोला कि घी खाना चाहिए, या मतलब देसी गाय का घी खाना चाहिए, ऑयल ये खाने। अभी पूरन पोली बोलेंगे तो उसमें घी के सिवाय तो पूरन पोली में मजा ही नहीं है। सूखी सूखी क्या खाना पूरन पोली, सही बात है कि नहीं? अरे कोई तो वीडियो ऑन कर ले बाबा, 2 जन का है, हंसा जी का, नेहा जी का। ठीक है, थैंक यू। ताकि मुझे देख के बोलने में मजा आए। हाँ, तो पूरन पोली घी के बिना तो उसकी कुछ मजा नहीं आती। हाँ? तो आज मैं आपको बताऊंगी मिलेट की पूरन पोली। और वो भी देखो, चने की दाल से बहुत सारे लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है ना? तो एकदम फटाफट बनने वाली मूंग के दाल की मैं रेसिपी बताती हूँ। मतलब वो पूरन पोली का ये वगैरह भी लेने की जरूरत नहीं। मैंने ये ट्राई करके देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप ट्रेडिशनल वे से भी पूरन बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने करके देखा तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फटाफट, क्योंकि आजकल घर में बहुत ज्यादा लोग रहते नहीं है, 2-4 लोग ही, न्यूक्लियर फैमिली रहती है आजकल, ज्वाइंट फैमिली वाले बहुत कम घर है। तो हमें पूरन पोली बोलेंगे तो अरे बाप रे, कौन इतना सारा बनाएगा, वो पूरन पोली का मशीन निकालो, उसमें से निकालो, इतना सब कौन करेगा, ऐसे लगता है। तो फटाफट कैसे, और मिलेट्स क्यों खाने हैं? गेहूं का आटा क्यों, या मैदा क्यों नहीं? यूजुअली मैदा और गेहूं के आटे से बनती है पूरन पोली, ताकि वो फटाफट मस्त बना सके, इसलिए। लेकिन वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल है। ये जानने के लिए आपको मिलेट का वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। अगर आपको मिलेट का वीडियो देखना है तो वैसे लिखो, आपका नाम, फोन नंबर लिखो और मिलेट वीडियो ऐसा लिखो चैट बॉक्स में, तो आपको मैं भेज दूंगी मिलेट वीडियो। और आपको मैंने क्या बोला था, हाँ, ऑयल का अगर आपको सोर्स चाहिए, उसके लिए अलग से लिखो, ऑयल सोर्स ऐसा कर। हाँ, तो आपको क्या करना है, जो भी आप मिलेट का बनाते हो, बेहतरीन है फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट, क्योंकि उसमें ना कुछ 12 to 13% प्रोटीन्स की मात्रा रहती है, उसकी वजह से वो ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं, इसके लिए। बाकी भी मिलेट्स का आप बना सकते हैं। तो आपको सपोज 2 कटोरी आपने मिलेट रात को भिगाए, आपने नंबर डाला है, लेकिन आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो नहीं लिखा। हाँ, मिलेट का, ठीक है, ओके। हाँ, तो सपोज 2 कटोरी आपने मिलेट लिए, मैं बताती हूँ आपको, 1 कटोरी मिलेट के साधन 3 पूरन पोली बनेगी। तो आपको 6 पूरन पोली बनानी है, तो आपको 2 कटोरी मिलेट्स लगेंगे। 2 कटोरी मिलेट्स आपको रात को भिगाने हैं। और सवेरे और उड़द का दाल थोड़ा ले लो, 2-3 चम्मच, और 2-3 चम्मच थोड़ा मूंग का भी दाल ले लो, उसमें डाल दो। और सवेरे उसको, जैसे हम इडली का आटा पीसते हैं ना, वैसे मिक्सी में पीस लो, सेम इडली के आटे के जैसे। वो मिलेट्स, मूंग का दाल और उड़द का दाल भिगा हुआ, इनको अच्छे से पीस लो, जैसे इडली का आटा पीसा है वैसे पेस्ट बन जाएगी। उसको फिर क्या करना है, विच मिलेट, एनी मिलेट यू कैन यूज, फॉक्सटेल, और फॉक्सटेल का अच्छा बनता है, मतलब वो कलर भी येलोइश अपना गेहूं के आटे के जैसे आता है, तो दिखने में भी जरा लगता है कि वो चलो हमने ये बनाया है। क्योंकि अभी हमको आदत भी हो जाती है ना, पूरनपोली का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, देखने की भी जो आदत हो जाती है, तो वो हिसाब से आप फॉक्सटेल मिलेट का बनाओगे तो अच्छा है। तो हाँ, वो पेस्ट बनाया, फिर पेस्ट बनाने के बाद वो कढ़ाई में ले लो, और लो गैस पे आप लगातार हिलाते हुए उसको पकाओ। ठीक है, 2 कटोरी मिलेट, हाँ, 2-2 चम्मच उड़द दाल और मूंग का दाल उसमें डाल दो, और रात को भिगाओ, और सवेरे उसको पीसो। मिलेट को एक ही बार धोना है, और बहुत ज्यादा पानी नहीं यूज करना है भिगाने के लिए, क्योंकि वो पानी भी हमें वेस्ट नहीं करना है। तो एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल के रखो बाद में, क्योंकि उसमें अच्छे बहुत हेल्पफुल विटामिन मिनरल्स रहते हैं, तो वो हम बाकी इसमें यूज कर सकते हैं, दाल में वगैरह किसमें भी। हाँ, तो हिलाते रहे ना उसको, तो धीरे धीरे वो गाढ़ा होते जाएगा, पेस्ट वो गाढ़ा होते जाएगा, लेकिन लगातार कंटिन्यूअसली अच्छे से हिलाते रहना चाहिए। थोड़ा मेहनत का काम लगता है,
लेकिन बहुत बढ़िया बनता है बाद में। फिर बाद में उसको हम जैसे वो उसका कच्चापन चला जाएगा, थोड़ा गाढ़ा सब बन जाएगा, उसको निकाल के फिर थोड़ा ऑयल, और उसमें आप थोड़ा नमक भी डाल सकते हो, सेंधा नमक टेस्ट के हिसाब से, और उसको तेल और ऑयल थोड़ा जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी लेके अच्छे से मसल मसल के वो डो बनाना है, सॉफ्ट डो बनता है मस्त। वो डो बना के उसके ऊपर थोड़ा ऑयल का लेयर, कच्ची घानी का ऑयल, हाँ ऑयल का या घी का लेयर ऐसे लगा के वो रेडी कर दो। अभी पूरन कैसे बनाएं? मूंग का दाल लेना, उसके साथ अगर आप दूसरा भी कोई दाल मिक्स करना चाहते हो तो थोड़ा मिक्स कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं। थोड़ा चने का दाल 2-4 चम्मच ऐसे ले सकते हो, या फिर तुअर का दाल ले सकते हो उसमें, लेकिन मेन जो है मूंग का दाल। मूंग के दाल को मैंने तो उसका आटा ही बना लिया था, तो उसका मतलब मैं घर में यूजुअली बेसन की जगह वो मूंग के दाल का ही आटा बना के रखती हूँ। तो वो आटा ही लिया मैंने, और उसको भी उसमें गुड़ डाल के, और मतलब पाम जैगरी और पाम शुगर भी डाला मैंने, और इलायची का पाउडर, और जायफल को भी छोटी इस पे ग्रेट कर, उसका भी पाउडर, वो सब पाउडर डाल के उसको भी कढ़ाई में पकाया। वो भी गाढ़ा बन गया, फिर वो पूरन बन गया अपना। मतलब इतना सिंपल, इतना फटाफट बन जाता है वो। फिर दोनों की कंसिस्टेंसी थोड़ा हमें देखना चाहिए, हाँ, ताकि पका पका के वो अच्छा गोला बनना चाहिए पूरन का। ठीक है, इस प्रकार से फिर वो गोले बना के, और मैंने किया था वो यूजुअली पूरन पोली को कैसे हम करते, चपाती बना के फिर उसमें पूरन भर के उसको मोदक जैसे बना के बंद करके बाद में उसको हम बेलते हैं। लेकिन ये जो मिलेट्स है उसमें फाइबर के ये ज्यादा रहता है, उसमें ग्लूटेन नहीं रहता है, जो हार्मफुल हमारे लिए है वो ग्लूटेन नहीं रहता है उसमें, तो उसमें चिकटपना कम रहता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 2 छोटे छोटे गुड़ का चपाती बना के लिए कहते हैं ना, 2 छोटे छोटे गोले बनाए, वो जो मिलेट के आटे के, उसको सेम साइज में बेला छोटा छोटा, और पूरन का भी गोला थोड़ा चपटा करके पेड़ा जैसे बना के उसके ऊपर रख दिया, और एक चपाती के ऊपर फिर पूरन का गोला, उसके ऊपर दूसरी चपाती, उसके जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स नहीं, पूरी जो गोल है उसको दबा दिया अच्छे से, और फिर धीरे धीरे हाथ से दबा के और धीरे धीरे बेलन के साथ बेल के उसको बड़ा किया। छोटी छोटी चपातियां बनाई, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं है ना, तो ज्यादा बड़ा बनाते जाएंगे वो फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे बना के एक बार आप बनाएंगे तो आपको मस्त आइडिया। फिर साइड में अगर जो एक्स्ट्रा है तो हम वो कटर से कट कर सकते हैं, जो हम शंकरपाली बनाने का जो कटर रहता है ना, उसके साथ हम जो एक्स्ट्रा अगर कुछ रहता है उसको काट लेना। फिर वो पूरनपोली जो है वो हल्के हाथ से फिर तवे के ऊपर और घी लगा के उसको सेक लेना है। ठीक है, इतनी सुंदर बनती है, और वो ना ऐसे क्रिस्प बनती है, पूरन चिकट नहीं बनती है बिल्कुल। यूजुअली हम मैदे की पूरनपोली करते हैं, तो अगर उसमें हम मोहन मतलब तेल या ये ज्यादा नहीं डालेंगे तो वो चिवट हो जाता है, क्या बोलते हैं, स्टिकी ऐसे हो जाती है ना, रबरी हो जाती है। हा? इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इतनी क्रिस्प खुशी, मतलब वो ऐसे इतनी मस्त बनती है, जब खाओगे तो बहुत मजा आएगा आपको। ये जरूर करके देखना, इंस्टेंट एकदम फटाफट फटाफट बन जाती है वो। ठीक है, अभी टाइम अपना हो गया, जिस टाइम पे हमने शुरू किया था 1 घंटा बराबर हो गया है। आपको कुछ भी क्वेश्चन है मुझे कॉल करके पूछिए, अभी हम और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एकदम अर्जेंट किसी को पूछना है तो आप हाथ ऊपर कीजिए, फिर आपको अनम्यूट करके हम बता सकते हैं। किसी को अर्जेंट पूछना है क्या? नहीं तो हम यहाँ पर मीटिंग को एंड करेंगे। यस, किसी को कुछ नहीं पूछना है? हाँ सोनिया जी, चलो ओके, थैंक यू। हम फैट के बारे में, घी के बारे में, और हम ये कोर्स अभी कल का कोर्स खत्म हो जाने के बाद हाँ हाँ करेंगे।
और हम बंद नहीं करेंगे अभी मीटिंग, क्योंकि चैट बॉक्स के ये निकाले क्या फोटोज, हाँ हाँ जिनको भी क्या क्या चाहिए हाँ हाँ निकाला है। निकाले ना। हाँ ठीक है ठीक है, चलो ओके, शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।